को भारी पड़ रहा है। अच्छे दिन विकास यही मेरा मकसद है, विकास यही मेरी ताकत है, विकास यही मेरी प्रेरणा है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं 60 महीने एक चौकीदार बनने के लिए मांग रहा हूं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। न 2002 के गुजरात राइट्स, न 2020 के दिल्ली राइट्स, न कोविड में पड़ी लावारिस लाशें, न कमर तोड़ देने वाली अनएम्प्लॉयमेंट, न फार्मर प्रोटेस्ट्स, कुछ भी मोदी की पॉलिटिकल इमेज को दागदार न कर सका। तो क्या है राज नरेंद्र मोदी की कभी ना रुकने, कभी ना थमने वाली पॉपुलैरिटी के पीछे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 8 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखास ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और ग्रेजुअली आरएसएस की हायरार्की में तरक्की हासिल करते हुए एक अहम मुकाम हासिल कर लिया। नरेंद्र मोदी ने 1987 के अहमदाबाद म्यूनिसिपल इलेक्शंस में अपनी बेहतरीन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के जरिए बीजेपी हाई कमांड जैसे एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को काफ़ी इम्प्रेस किया। यहाँ से उन्हें बीजेपी में एक ख़ास मुकाम हासिल हो गया। अपने पॉलिटिकल एक्यूमेन और हाईली टारगेटेड इलेक्टोरल स्ट्रेटजी के जरिए नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को 1995 और 1998 के स्टेट इलेक्शंस में बड़ी कामयाबी दिलाई। 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल की गिरती सेहत ने मोदी को गुजरात का सीएम बना दिया और फिर अगले 12 साल तक नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम रहे, जो कि किसी भी इंडियन स्टेट की चीफ मिनिस्टरशिप का लॉन्गेस्ट सर्विंग पीरियड है। इस तवील अरसे के दौरान नरेंद्र मोदी ने गुजरात में प्राइवेटाइजेशन को खासा फ़रोग दिया और ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए जो अवाम में पॉपुलैरिटी हासिल करें। सितंबर 2013 अब वक्त था नरेंद्र मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री का। सबकी एक्सपेक्टेशंस के बरअक्स नरेंद्र मोदी 2014 का इलेक्शन इजीली जीत गए। न सिर्फ 2014 बल्कि 2019 के इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी ने तमाम इंडियन अपोजिशन पार्टीज़ को शिकस्त फाश दी। लोकल सर्कल्स के मई 2022 के पोल्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 67% रही हैं और 2014 से लेकर 2023 तक के डिफरेंट पोल्स में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी अबव 60% रही है। इंडिया में ना ख़त्म होने वाले मोदी राज के पीछे मेन रीजंस को वन बाय वन एनालाइज करते हैं। 2014 के जनरल इलेक्शंस में इंडियन पब्लिक कांग्रेस की रिप्लेसमेंट की तलाश में थी और ये रिप्लेसमेंट आई नरेंद्र मोदी की शक्ल में। बीजेपी की इलेक्टोरल स्ट्रेटजी टीम ने नरेंद्र मोदी को एक ऐसे लीडर के तौर पर प्रेजेंट किया जो गुर्बत से उठकर एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचा है और अब वो इंडिया को कांग्रेस की करप्शन और इनएफिशिएंसी से निजात दिलाकर दुनिया की सुपर पावर बना देगा। यूं ही ये नारा भी लगाया गया कि मोदी के गुजरात डेवलपमेंट मॉडल को नेशनल लेवल पर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इंडिया को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाया जाएगा। इसी तरह 2019 के जनरल इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स को कैश किया और अपने आप को इंडिया का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर होने के तौर पर पेश किया जो अपने वतन की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सो आज नरेंद्र मोदी की इमेज ज़्यादातर इंडियन पब्लिक में एक ईमानदार, बहादुर, निडर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फ़रोग देने वाले लीडर की है। ऑफकोर्स इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया मैनिपुलेशन और फेक न्यूज़ को स्प्रेड करने के लिए चलाए जाने वाली सोशल मीडिया कैंपेन्स का है, जो आम इंडियन पब्लिक की तवज्जो असल इशूज़ जैसे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन रेट से हटाकर सिर्फ मोदी सरकार की इमेज बिल्डिंग पर सारा जोर देती हैं। पीएम मोदी के अगेंस्ट किसी भी अपोजिशन पार्टी का कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उन्हें कांटे की टक्कर दे सके। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे कुछ लीडर्स अपने आप को पीएम मोदी के कॉम्पिटिटर्स के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, मगर हकीकत में किसी के पास भी इतनी सपोर्ट बेस नहीं है जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सके। दूसरा बड़ा इशू इंडियन अपोजिशन पार्टीज़ में यूनिटी ना होना है। ये पार्टीज़ पॉलिटिकल अलायंसेस बनाने में नाकाम रहती हैं और लोकसभा की ज़्यादातर सीट्स पर एक दूसरे से ही कम्पीट करने की वजह से वोट शेयर डिवाइड हो जाता है। इस तरह बीजेपी के कैंडिडेट्स इजीली सीट्स जीत जाते हैं। ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ रीजनल पॉलिटिक्स पर फोकस करती हैं। उनका मेन गोल एक पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नमेंट कायम करना होता है और वो नेशनल पॉलिटिक्स में सिरे से ही एंटर नहीं करती। ये सब बीजेपी के लिए इलेक्शन में जीत को बहुत आसान बना देता है। 2014 के बाद की बीजेपी की ग्रोथ में अगर किसी एक फैक्टर का सबसे बड़ा किरदार रहा है तो वो है बीजेपी की बूथ लेवल पर इफेक्टिव मैनेजमेंट और एक्सपेंशन। इसका मकसद ग्रास रूट लेवल तक वोट्स हासिल करने के लिए मेहनत करना है ताकि हर एक इंडिविजुअल का वोट बीजेपी के लिए यकीनी बनाया जाए। पीएम मोदी का बूथ लेवल पर फोकस उन दिनों से है जब वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने बूथ जीता, इलेक्शन जीता के स्लोगन को पॉपुलराइज किया और 2014 के जनरल इलेक्शंस में इसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की।
इंडिया में 10,35,000 वोटिंग बूथ्स हैं और बीजेपी ने 2014 से 2019 के दौरान 83% यानी 8,63,000 वोटिंग बूथ्स पर अपनी बूथ कमेटी सेटअप की। बीजेपी की बूथ लेवल मैनेजमेंट में 2 लोगों का मेन किरदार है, एक पन्ना प्रमुख पेज इंचार्ज जिसके पास अपने इलाके की वोटिंग लिस्ट होती है और वो तमाम वोटर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है। वो वोटर्स के मसाइल को हल करता है और ये यकीनी बनाता है कि वो बीजेपी के लिए ही वोट करें। दूसरा बड़ा रोल विस्तारक एक्सपेंडर का होता है। विस्तारक घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट्स मांगते हैं और उन्हें बीजेपी की अचीवमेंट्स के मुतालिक आगाह करते हैं। इसी इफेक्टिव बूथ लेवल मैनेजमेंट ने बीजेपी को 2014 और 2019 के इलेक्शंस विन करने में भरपूर मदद दी और 2024 के इलेक्शन में भी ये सिस्टम बीजेपी को बहुत हेल्प करेगा। इस फैक्टर के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। बीजेपी इंडिया में मौजूद कम्युनल टेंशन्स को हर इलेक्शन में अच्छे से एक्सप्लॉइट करती है और इसके ज़रिए कई सीट्स को सिक्योर करती है। 2002 के गुजरात राइट्स में 1044 लोग मारे गए, जिसमें से 790 मुस्लिम्स थे। मगर इस कदर बड़े पैमाने पर एथनिक क्लेंसिंग को ना तो कभी नरेंद्र मोदी ने कंडेम किया, ना ही कभी रिमोर्स शो किया। इसी तरह 2020 के दिल्ली राइट्स में 36 मुस्लिम्स को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। अयोध्या राम मंदिर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC और इस जैसे कई इश्यूज़ को बीजेपी ने कम्युनल टेंशन्स को बढ़ाने के लिए एक्सप्लॉइट किया। हर इलेक्शन में मुस्लिम्स के खिलाफ हेट स्पीच के जरिए बीजेपी हिंदू मेजॉरिटी वोट्स को अपने हक में करती है। अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स से थोड़ा बहुत भी कनेक्टेड हैं तो आपने ये 2 टर्म्स ज़रूर सुनी होंगी, गोदी मीडिया और बीजेपी IT सेल। गोदी मीडिया की टर्म NDTV के पॉपुलर और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रविश कुमार ने कॉइन की थी। इससे मुराद वो बायस्ड मीडिया आउटलेट्स हैं जो हर बात में नरेंद्र मोदी की साइड लेते हैं और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का सोच भी नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स, ऐसे टीवी चैनल नरेंद्र मोदी की गोद लैप में बैठते हैं। 2014 में PM मोदी के टेक ओवर के बाद इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार गिरती रही है। 2022 में इंडियन प्रेस फ्रीडम रैंकिंग 159 थी, जबकि 2023 में ये 11 पॉइंट से गिरकर 161 हो गई है। इसके पीछे बड़ी वजह मोदी और बीजेपी के क्लोज बिजनेसमैन लाए मुकेश अंबानी का मोदी मुखालिफ मीडिया आउटलेट्स को एक के बाद एक खरीदना है। मुकेश अंबानी 70 से ज़्यादा इंडियन मीडिया आउटलेट्स को ऑन करते हैं जो 24/7 मोदी को प्रमोट करने का काम करते हैं। ऐसे न्यूज़ चैनल्स एक आम इंडियन के दिमाग में ये तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में मौजूद हिंदूज़ ख़तरे में हैं और भारतीय मुसलमान पाकिस्तान की सपोर्ट से हिंदूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। जो थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट न्यूज़ सोर्सेज और जर्नलिस्ट हैं, इन्हें स्टेट डिपार्टमेंट्स के ज़रिए चुप करवा दिया जाता है ताकि असल इश्यूज़ कभी आवाम में आए ही ना और आवाम में ये इमेज बनी रहे कि इसकी हालिया मिसाल BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर इंडिया में लगने वाली पाबंदियां हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में मोदी के गुजरात 2002 के राइट्स में मुजरिमाना रोल को एक्सपोज किया गया था। अब बात करते हैं बीजेपी IT सेल की। 2014 के इंडियन जनरल इलेक्शंस को इंडिया की हिस्ट्री का पहला सोशल मीडिया इलेक्शन कहा जाता है। 2014 से अब तक बीजेपी ने इंडियन सोशल मीडिया को पॉलिटिक्स के लिए बेहतरीन अंदाज में यूज़ किया है और फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन के जरिए इंडियन पब्लिक ओपिनियन को अपने हक में किया है। बीजेपी 2 से 3 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स को ऑपरेट करती है जो सोफिस्टिकेटेड तरीके से व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के जरिए फेक न्यूज़ को लोगों तक फैलाते हैं। इसी तरह बीजेपी के अंडर 18,000 ट्विटर अकाउंट्स हैं जिनका मकसद पब्लिक में मोदी की पॉजिटिव इमेज बनाना और क्रिटिक्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके इनकी आवाज़ दबाना है। बीजेपी IT सेल हिंदू, मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड इश्यूज़ को पॉपुलराइज करता है और आवाम में ये परसेप्शन बिल्ड की जाती है कि अगर देश को बचाना है तो मोदी को वोट करें। बीजेपी एक गांव में बसने वाले आम इंडियन के इश्यूज़ को अच्छी तरह समझती है और इन्हें अपने पॉलिटिकल एम्स के लिए बेहतरीन अंदाज में यूज़ करती है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट स्कीम्स और उज्ज्वला स्कीम के तहत LPG कनेक्शंस बीजेपी के 2 सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक्स रहे हैं। टॉयलेट्स की कमी और LPG कनेक्शंस का ना होना एक आम इंडियन के लिए बहुत बड़े इश्यूज़ रहे हैं और अब भी हैं। बीजेपी ने इन्हें आइडेंटिफाई किया और एक्यूरेटली टारगेट करके अपने लिए करोड़ों वोट सिक्योर किए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ 56 लाख 9 करोड़ 56 लाख टॉयलेट्स बनाए गए और उज्ज्वला स्कीम के तहत 2014 के बाद 6 करोड़ घरों में LPG कनेक्शंस लगाए गए। इन स्कीम्स ने बीजेपी को वोटर्स के साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करने का मौका दिया जिसका इलेक्शंस में वाज़े फ़ायदा नज़र आया। अगरचे ये स्कीम्स फ्रीबीज ही थी मगर आम वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए और उसकी तवज्जो गिरती हुई इकॉनमी और नेशनल इश्यूज़ से हटाने के लिए काफ़ी थी। क्योंकि इन स्कीम्स का डायरेक्ट इफेक्ट वुमेन पर भी पड़ा, इसलिए बार बार लोकसभा और स्टेट इलेक्शन में देखा गया है कि औरतें मर्दों से ज़्यादा बीजेपी के लिए वोट करती हैं। सो बीजेपी ने इन स्कीम्स के ज़रिए इंडियन औरतों में अपनी वोटर बेस को काफ़ी मजबूत कर लिया है।
बीजेपी की इलेक्टोरल स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा रोल नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को एग्जैजरेट करके पेश करने का है। पाकिस्तानी एरियाज में की गई सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स को वोट हासिल करने के लिए यूज़ करना बीजेपी का पुराना और कारआमद टैक्टिक है। जहां 2014 का इलेक्शन विकास डेवलपमेंट के नाम पर लड़ा गया, वहां 2019 के इलेक्शन का मेन इशू नेशनल सिक्योरिटी का था। इलेक्शन से ठीक 2 माह पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तकदीर बदल दी। 14 फरवरी की दोपहर तक मेन इलेक्शन इश्यूज राफेल डील, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट और कमर तोड़ देने वाली इन्फ्लेशन थे। मगर 3:15 पर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैवल करते हुए इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय पर हमला हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 सोल्जर्स मारे गए। 12 दिन के बाद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट रीजन में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए एयर स्ट्राइक्स की। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और इंडियन MiG-21 को मार गिराया और इंडियन पायलट अभिनंदन को कैप्चर कर लिया। जहां सारा इंटरनेशनल मीडिया इंडियन एयरफोर्स को एक नाकाम ऑपरेशन की बुनियाद पर ह्यूमिलिएट कर रहा था, वहां बीजेपी आईटी सेल ने इसे मोदी का सबसे बड़ा कारनामा करार दिया और ये नरेटिव इंडियन पब्लिक में बेइंतहा पॉपुलर हुआ। नरेंद्र मोदी ने बार बार अपनी स्पीचेज में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स को रेफर किया और इसकी बेस पे इंडियन पब्लिक से वोट मांगे। कैंपेन भरपूर कामयाब रही और नरेंद्र मोदी 2019 में एक बार फिर इंडिया के पीएम मुंतखब हो गए। ये थी बीजेपी की इलेक्टोरल सक्सेस के पीछे चंद मेन रीजंस, जिसकी बेस पर बीजेपी ने 2014 और 2019 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। और अब ये काफ़ी हद तक यकीनी है कि 2024 के इलेक्शन में भी बीजेपी एक भारी अक्सरियत के साथ लोकसभा का इलेक्शन विन करेगी।